हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम साजन है। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो को लेकर के आया हूँ। इससे पहले है आपका संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान सभा वाले चैप्टर को डाल दिए गए हैं। अगर उसको पहले आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखें, उसके पश्चात यहाँ पर आए। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार से प्रश्न आपका बनाया जाता है 12th के एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न आपका शॉर्ट भी बनाया जाता है, लॉन्ग भी बनाया जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जाते हैं। उन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंधित बेसिक प्रश्न बनाया जाता है। तो पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद मौलिक अधिकार देखेंगे। तो चलिए पहले बेसिक प्रश्न क्या-क्या पूछा जाता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक प्रश्न यहाँ पर यही बनाया जाता है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है। तो पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनेगा, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद पूछेगा। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे और क्या-क्या बेसिक प्रश्न बनाया जाएगा उसको देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार सात थी। देखिए दोस्तों, मूल संविधान कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जब संविधान लागू किया गया था देश में, उस समय की बात कर रही है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या उस समय 7 था। लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। को समाप्त कर दिया गया है। और इसे अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। देखिए दोस्तों, 7वां मौलिक अधिकार को समाप्त क्यों किया गया, इसको थोड़ा-सा हम समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार है, भारत के लोगों को दिया गया है और इस पर है, भारत के लोगों को यहाँ पर क्या है, दबाव होता है, ठीक है? इस पर है इसका
नियंत्रण होता है। अगर इस किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उसको लागू नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग हैं उसको लेने के लिए न्यायालय तक जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ठीक है? इसी घड़ी में यहाँ पर क्या है, 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, और उसको यहाँ पर मौलिक अधिकार के तहत यह अधिकार प्राप्त था कि वो पैसों को रख सकता था। तो कुछ ऐसे वर्ग थे जो बहुत ज़्यादा धनी थे, तो उसको क्या करने लगा, पैसों को एकत्रित करने लगा, और उसके बाद हम रोक भी नहीं सकते हैं। सरकार भी यहाँ पर दुविधा में चला जाएगा कि अगर किसी खास व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसको नहीं कह सकता है कि आप निकालिए, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार के तहत अधिकार के तहत वो अधिकार प्राप्त है कि वो पैसे को रख सकता है, अपने अंदर में रख सकता है, अपने घर में रख सकता है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, 7वां जो मौलिक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे ही समाप्त कर दिया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत है कानूनी अधिकार में रख दिया। यानी अगर कोई व्यक्ति है पैसों को एकत्रित करता है, तो वो गैर कानूनी श्रेणी में आएगा। ठीक है, वो काला धन की श्रेणी में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बेसिक प्रश्न एक बनाया जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा-सा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। और अमेरिका में वहाँ के मज़दूरों को है बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन वहाँ पर अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हमने मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया? अमेरिका से लिए हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको कंप्लीट हो गया है, तो इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके इसको लिखने का प्रयास करें। अब हम चले आते हैं मौलिक अधिकार पर। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उसको हम बारी-बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको लिखिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहला जो आपका मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में किया गया है। दूसरा आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में किया गया है। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन मिलता है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के मध्य में बीच में मिलता है। इस तीनों को आप साथ में रखिए, पेयर बनाइए। उसके बाद हम 3 और लेते हैं। चौथा आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य में किया गया है। उसके बाद पांचवा यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका वर्णन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के मध्य में मिलता है। ठीक है। और छठा आपका लास्ट मौलिक अधिकार क्या बचा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका वर्णन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के मध्य में मिलता है। ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार है। इस तीनों को आप साथ में रखिए और इस तीनों को आप साथ में रखिए। उसके बाद बारी बारी से आप पढ़ने का प्रयास करें। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है और किसका वर्णन किस किस अनुच्छेद में किया गया उसको हमने देख लिया है। अब हम बारी बारी से 6 मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर समता या समानता के अधिकार का वर्णन, जिसका वर्णन है 14 से लेकर के 18 के बीच में किया गया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अगर इसको आप लिख लिए हैं तो ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो इसको लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। पहला आपका मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में किया गया है। यानी अनुच्छेद 14 हो गया आपका, 15, 16, 17 और 18 में कुछ बातें कही गई। पढ़ते हैं। समता या समानता के अधिकार का वर्णन किस किस अनुच्छेद के बीच में है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का वर्णन इसमें किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की नज़र में यहाँ के जितने भी लोग हैं क्या है? समान है। हमारे देश में है बहुत सारे यहाँ पर रिलीजन देखने को मिलता है, बहुत सारा कास्ट देखने को मिलता है, और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर भाषाई क्षेत्र भी देखने को मिलता है, अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलता है। लेकिन सभी लोग क्या है? संविधान की नज़र में क्या है? समान है। विधि की नज़र में क्या है? समान है। तो विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 14 में मिलता है। अब आगे हम बढ़ते हैं 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग
जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक। अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन मिलता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर वह करेगा तो मौलिक अधिकार 15 का उल्लंघन होगा, उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो भी यहाँ पर क्या होता है? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद लिंग, यानी महिला और पुरुष के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो फिर से यहाँ पर क्या होता है? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा, यानी मौलिक अधिकार का हनन होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर भी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि बिहारी है, बिहारी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। जैसे आप साउथ में जाइएगा या अगर नॉर्थ में यहाँ पर जाते हैं, आप दिल्ली में जाते हैं, तो वहाँ पर भेदभाव देखने को थोड़ा-सा मिलता है। मिल सकता है, ठीक है? तो अगर अगर सभी नहीं करता है लेकिन कुछ व्यक्ति करता है, अगर ऐसा करता है तो उस पर है यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अनुच्छेद 15 का इससे उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन मिलता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक का वर्णन। और 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं। अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन मिलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी यह क्या कह रहा है कि हमारे देश में क्या है? बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पर भाषाई क्षेत्र के लोग हैं और अलग-अलग क्षेत्र से यहाँ पर लोग हैं देखने को मिलता है। लेकिन जब किसी प्रकार के यहाँ पर सरकार के द्वारा आयोजन निकाला जाएगा या वैकेंसी निकाला जाएगा, तो उसमें क्या होगा? सभी लोग हैं समान रूप से उसमें भाग लेगा। यह नहीं कहेगा कि कुछ खास कास्ट के लोग हैं इसमें मतलब भर्ती किए जाएँगे या कुछ खास रिलीजन के या किसी खास भाषाई क्षेत्र के या मतलब कोई का खास मतलब यहाँ पर वर्ग की हो सकता है, ऐसा नहीं कहता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 16 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन मिलता है? तो अस्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता का अंत, या इसी को हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत। हमारे देश में पहले छुआछूत होता था, अब है बहुत ही घटा है, क्योंकि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। यानी पहले है राजा है उपाधि लेकर के रहता था, उन सभी को खत्म कर दिया गया है। ठीक है? चलिए दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार क्या था? समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन है 14 से लेकर के 18 के बीच में था। इसको हम पढ़े, ठीक है? अब दूसरा मौलिक अधिकार हम लेंगे अब इसको अब मिटाना पड़ेगा। ठीक है? मिटाते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब दूसरा मौलिक अधिकार हम लेते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अनुच्छेद 19, सबसे पहले 19 ले लेते हैं। अनुच्छेद 19 में आपका वर्णन किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है, हमारे भारत देश के नागरिकों को है 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन सभी को हम देखते हैं। पहला जो आपका है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत पहला यहाँ पर अधिकार दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता। यानी हम लोग बोलते हैं तो मतलब बोलने की स्वतंत्रता का आजादी है किसके तहत मिला है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। और दूसरा यहाँ पर है अधिकार शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और तीसरा यहाँ पर अधिकार दिया गया है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है पूरे भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद पांचवा आपका है पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा अधिकार है आपका पूरे भारत में रोजगार सृजन करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है हमें 6 प्रकार के छूट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। 3 है, 3 को साथ में रखेंगे, उसके बाद 3 को आप साथ में रखिए, क्योंकि इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है कि सरकार से कोई माँग रखनी होती है, तो पहले सरकार के खिलाफ में हम बोलते हैं। अगर मत मानता है, तो क्या करते हैं हम लोग? शांतिपूर्ण रूप से है एकत्रित होते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अगर इससे भी नहीं मानता है, तो क्या करते हैं हम? सभा बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, उसके बाद है सरकार के खिलाफ में हम प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस तीनों का रिलेशन आपस में बन रहा है, इसलिए हम तीनों को हम साथ में रखे हैं। उसके बाद 3 को हम फिर से यहाँ पर साथ में रखेंगे, क्योंकि इसका तीनों का है रिलेशन आपस में बनेगा। क्या है कि हमारे अगर देखिए यहाँ पर बिहार के क्षेत्र में, तो लोग है रोजगार पाने के लिए कहाँ पर जाता है? किसी अन्य अन्य स्थानों पर जाता है, जैसे बंगाल हो गया, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बहुत सारे जगह पर काम करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पूरे भारत में आवागमन करता है बिहार के लोग, ठीक है? उसके बाद आवागमन करता है, तो वहाँ पर रहने के लिए स्थान भी चाहिए ना, वहाँ पर क्या हो जाता है? निवासित हो जाता है। जब निवासित होगा तो खाना-पीना खाने के लिए है, रहने के लिए है, पेट चलाने के लिए है, रोज़गार भी चाहिए ना, वहाँ पर क्या करने का? रोज़गार सृजन करेगा, रोज़गार पाएगा वहाँ, ठीक है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इसको आप याद करिए। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 में आते हैं। अनुच्छेद 20 को पढ़ने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड है थोड़ा-सा छोटा पड़ रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं।
अनुच्छेद 20 में आपका वर्णन मिलता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण और इस अ, अधिकार के तहत इस अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत है 3 प्रकार के छूट दिए जाते हैं अपराधी को। अपराध को अगर दोषी को है अपना मतलब यहाँ पर अपराध को दोष सिद्धि करना है, ठीक है? इसको 3 प्रकार के छूट दिया गया है अपराधी को, ठीक है? पहला जो यहाँ पर अपराधी को छूट दिया गया है उसे उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा जिस समय वो अपराध किया था। अपराध किया था। देखिए दोस्तों, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण का वर्णन है अनुच्छेद 20 में मिलता है और इस अधिकार के तहत है अपराधी को है 3 प्रकार के छूट दिया गया है। पहला यहाँ पर छूट दिया गया है उसे उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा जिस समय वो अपराध किया था। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हमको एक केस लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है? उसके बाद ये जो व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है? ये ए है और ये बी है। इसने है कोई अपराध किया है 2025 में किया है और इसने है अपराध किया है 2023 में किया है। हम मान लेते हैं क्या कि ये दोनों जो व्यक्ति है ये सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। इस सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। लेकिन 2023 में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कानून नहीं बना था। लेकिन 2000 जब 25 आता है तो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है और कहा जाता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति है अब सरकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी और साथ ही साथ कुछ जुर्माना का भी प्रावधान रखा जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कि ये ए वाला व्यक्ति है, कानून को लागू होने से पहले अपराध किया था और यह क्या है बी वाला जो व्यक्ति है, कानून को लागू करने के पश्चात अपराध किया है। तो इसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, कानून के तहत सजा दिया जाएगा क्योंकि ये कानून बनने के पश्चात अपराध किया है, लेकिन इस पर यह कानून फॉलो नहीं होगा क्योंकि इसने कांड किया था, लेकिन कब किया था? जब कानून नहीं बना था उस समय। तो इसको अपराधी को है सजा ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 4 साल की है मतलब सजा नहीं होगा। कुछ यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दंड का प्रावधान था, इस पर ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये कानून बनने से पहले अपराध किया था, ठीक है? तो अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत है पहला अधिकार दिया जाता है दोषी को, उसे उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा जिस समय वो अपराध किया था, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर छूट दिया जाता है उसे उसे खुद के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे है यहाँ पर जबरदस्ती है गवाही देने के लिए यहाँ पर बाध्य उसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद तीसरा यहाँ पर छूट दिया गया है एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। एक ही बार सजा। यानी किसी व्यक्ति को अगर सजा सुना दिया गया है, तो 4 साल की सजा सुनाया गया है, 4 साल है वो काट करके चला आया है, तो उसके पश्चात उसको दोबारा थोड़ी ना हम यहाँ पर जेल में डाल देंगे। अगर किसी प्रकार का फिर से है, किसी प्रकार का कांड करता है,
तो उसके पश्चात उसको हम ले जाएँगे, हम जेल में ले जाएँगे। लेकिन एक अपराधी को एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, एक अपराध के लिए, ठीक है? अब यह भी आपको समझ में आ गया, तो अनुच्छेद अब हम 21 पर आते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, उसको समझते हैं आप? अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में आपका वर्णन मिलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन मिलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अब इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन ही क्यों मिलता है 21 में? क्योंकि इसमें क्या है कि प्राण से संबंधित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, प्राण से संबंधित है। उसके बाद पानी पीते हैं, ये भी क्या है? प्राण से संबंधित है। इसलिए इसे कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। उसके बाद हम 22 पर अब आते हैं, ठीक है? इसको अब मिटाना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 पर अब आएँगे आप। अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन मिलता है? गिरफ्तारी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। संरक्षण और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के तहत भी अपराधी को है 3 प्रकार के छूट दिए गए हैं। पहला जो यहाँ पर छूट दिया गया है आपका 24 घंटों के अंदर नज़दीकी न्यायालय में अपराधी को पेश करना होता है। और दूसरा यहाँ पर छूट दिया गया अपराधी को खुद के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा छूट दिया गया है आपका अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार। अधिकार, ठीक है? इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी किसी अपराधी को अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे मौलिक अधिकार के तहत है 3 प्रकार के हैं मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, 3 प्रकार के छूट प्राप्त होता है। पहला जो उसको अधिकार प्राप्त है 24 घंटे के अंदर में नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा उस अपराधी को जिसको गिरफ्तार किया गया। और दूसरा यहाँ पर क्या है अधिकार? खुद के विरुद्ध उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा यहाँ पर अधिकार है उसको प्राप्त है अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार इसे प्राप्त है। ठीक है? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब पहला हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गया है, सॉरी दूसरा मौलिक अधिकार खत्म हो गया है। तीसरे हम मौलिक अधिकार पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर आते हैं। इसको आप मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं आप। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है किस किस अनुच्छेद के बीच में मिलता है? तो 23 से लेकर के 24 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से लेकर के
24 के माध्यम में किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 में कुछ वर्णन होगा, उसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है किस-किस अनुच्छेद के बीच में, तो 23 से लेकर के 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार, मानव व्यापार, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी एवं बलात् श्रम, श्रम पर रोक, रोक का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव का व्यापार नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है, शोषण के विरुद्ध होगा यह। उसके बाद बंधुआ मजदूरी, यानी कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के यहाँ पर काम कर रहा है या कर्ज में डूबा हुआ था, ठीक है? तो वो मर गया है, तो उसके पश्चात उसका पुत्र है, यहाँ पर उसी के यहाँ पर काम करेगा बंधुआ मजदूरी के तहत। या फिर यह सिस्टम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। किस अनुच्छेद के तहत खत्म किया गया? तो अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। उसके बाद बलात् श्रम, मतलब बच्चे को है यहाँ पर क्या करना है? श्रम नहीं कराना है। अगर कराता है कोई तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा, ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार में आएगा। तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है? तो मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी एवं बलात् श्रम पर रोक का वर्णन है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 23 से मिलता है। अनुच्छेद 24 पर हम आते हैं अब। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम कम उम्र के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन। अधिकार का वर्णन। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को है किसी प्रकार का यहाँ पर काम नहीं कराना है। उसे क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाना होता है। जैसे यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में है, उसको शिक्षा देना होता है। ठीक है? तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार को यहाँ पर पढ़ा, 3 पार्ट को पढ़ा है, ठीक है? 3 मौलिक अधिकार को पढ़ा है। उसके बाद 3 जो बच गया है, अगले हम क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।